प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राष्ट्रीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। भारत और सेशल्स के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को यह दौरा नई मजबूती देगा। देश के कई राज्यों में प्री मानसून बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में भारी बारिश, जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक तेज बारिश को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के साथ कई क्षेत्रों में तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान सामने आया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में जल्द यूसीसी लाने के साथ साथ कथित लव जिहाद, जबरन, धर्मांतरण और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने सीमा पार से घुसपैठ को लेकर भी चिंता जताई और अवैध रूप से रहने वालों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। इस घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान में 5.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटके कई इलाकों में महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ समय के लिए दहशत फैल गई। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। भूकंप के झटके पाकिस्तान के कई हिस्सों में महसूस किए गए, जहाँ लोगों ने एहतियात के तौर पर घरों और इमारतों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। राहत और बचाव एजेंसियां लगातार हालात की निगरानी कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शिमला, मनाली समेत कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में आंधी, बिजली गिरने और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क बाधित होने जैसी परेशानियों की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान से गेहूं, सोयाबीन और मक्का जैसे कृषि उत्पाद खरीदने की योजना बना रहा है। यह फैसला दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। लंबे समय से जारी राजनीतिक मतभेदों के बीच कृषि व्यापार को लेकर यह कदम चर्चा में है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस खाद्य आपूर्ति और वैश्विक बाजार पर भी असर पड़ सकता है। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे हटाए गए हैं। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कैमरे हटाने के कारणों को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह आवास लंबे समय से बिहार की राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है। मामले पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। राजस्थान में इस बार मानसून के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। करीब 30 साल के आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया है कि मानसून के आने और बारिश के पैटर्न में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इस बार मानसून सामान्य समय से पहले प्रदेश में पहुंचा है और कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बदलते मौसम के चक्र के कारण कभी जल्दी बारिश तो कभी देरी की स्थिति बन रही है। किसानों के लिए यह बदलाव राहत के साथ चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक साल में देश के अलग अलग राज्यों में करीब 6 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का दावा किया जा रहा है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट रखना बताया गया है। वहीं विपक्ष ने बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए और पारदर्शिता की मांग की है। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को नियमों के तहत बताया है।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच ईरानी विदेशी मंत्री USGCO संयुक्त बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने इस बयान में की गई कुछ टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला बताया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्रीय मामलों में बाहरी देशों का दबाव हालात को और जटिल बना रहा है। वहीं अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। दोनों पक्षों के बीच जारी बयानबाजी ने पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस की निगरानी में सभी आरोपियों को अदालत लाया गया, जहां मामले की आगे की सुनवाई हुई। जांच एजेंसियां इस मामले में आरोपियों से जुड़े अन्य लोगों और संभावित नेटवर्क पर भी पड़ताल कर रही है। दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोप के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। प्रशासन ने कोर्ट परिसर और आरोपियों की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। अब जाँच की दिशा आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें बनी हुई है। देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय हो गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आई है, लेकिन लगातार तेज बारिश वाले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अयोध्या राम मंदिर दानपेटी मामले में जांच का दायरा और अब बढ़ गया है। SIT की जांच में आरोपियों के सहयोगियों और उनसे जुड़े लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसी कर्मचारियों की भूमिका, रिकॉर्ड और दान राशि के लेन देन की जानकारी जुटा रही है। इससे पहले मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा चुकी है। अब जाँच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि कथित गड़बड़ी में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ईरान और होर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी तनातनी के बीच एक जहाज पर हुए हमले को लेकर ईरान ने जवाबदेही तय करने की मांग की है। ईरान का कहना है कि वह इस घटना के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमले के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने भी सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए जहाज निकासी अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया है। होर्मुज क्षेत्र में बढ़ता तनाव वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नीट यूजी 2026 को लेकर छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की देख सकते हैं और दिए गए विकल्पों में अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। अगर किसी सवाल के जवाब पर आपत्ति है तो उम्मीदवार तय सीमा में ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच तेज हो गई है। मामले की पड़ताल के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना है। इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद बिहार सरकार ने स्वतंत्र न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई लोगों की मुलाकातें भी चर्चा में हैं। जांच आयोग का अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा। मुंबई से राजनीतिक हलचल बढ़ने वाली खबर सामने आई है। शिवसेना सांसद संजय दीना पाटिल पर पत्रकारों से कथित अभद्र व्यवहार और धमकी देने के आरोप लगे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामले के बाद पार्टी नेतृत्व में भी नाराजगी जताई है और सांसद से अपनी बात पर खेद व्यक्त करने को कहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सांसद ने बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए खेद जताया है। मुंबई के बांद्रा फुटबॉल ग्राउंड को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि बीएमसी ने बांद्रा के फुटबॉल मैदान को कनेक्शन सेंटर में बदल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है इससे खेल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन प्रभावित होगी। आदित्य ठाकरे ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शहर में खेल सुविधाओं की जगह कम नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रशासन की ओर से इन मामले पर अपना पक्ष रखा जाना बाकी है।
पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए केंद्र सरकार ने पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत सामान्य 36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 1500 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए हो जाएगी। वहीं तत्काल सेवाओं के लिए शुल्क बढ़कर 5000 रूपए किया गया है। 60 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए 3500 रूपए और तत्काल सेवा के लिए 6000 रूपए देने होंगे। विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों को अब पासपोर्ट आवेदन में पहले नई फीस का ध्यान रखना होगा। एनसीईआरटी की सोशल साइंस किताबों को लेकर नया विवाद सामने आया है। आरोप है कि कुछ नई किताबों में संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल को हटाया गया है, जिसको लेकर राजनीतिक और शैक्षणिक बहस तेज हो गई है। एनसीईआरटी ने पहले भी स्पष्ट किया था कि संविधान के मूल्यों, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़े विषय पाठ्यक्रम का हिस्सा है। वहीं कुछ कक्षाओं की किताबों में प्रीएम्बल के शामिल न होने को लेकर सवाल उठाए गए थे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब कूटनीतिक बातचीत का दौर भी शुरू होने जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता 29 या 30 जून को स्विट्जरलैंड में दोबारा शुरू हो सकती है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि प्रतिबंधों में राहत ईरान की ओर से किए गए समझौतों और प्रतिबद्धताओं के पालन पर निर्भर करेगी। दोनों देश क्षेत्रीय तनाव कम करने और व्यापक समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर किन आधारों पर मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया। दरअसल पंचायत चुनाव में देरी के चलते सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को अस्थायी रूप से प्रशासक की जिम्मेदारी दी थी। सरकार का कहना है कि इससे गाँव में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नहीं होगा। वहीं याचिकाकर्ता ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ रहा है। नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले की जांच अब तेज हो गई है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने जांच की कमान संभाल ली है। डीआईजी के नेतृत्व में 12 संसदीय टीम पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। टीम परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, संदिग्ध लोगों और संभावित नेटवर्क की जांच में जुटी है। इससे पहले भी ईओयू ने नीट से जुड़े मामलों में जाँच करते हुए कई संदिग्धों से पूछताछ की थी। जाँच एजेंसियों का लक्ष्य परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले पूरे नेटवर्क का खुलासा करना और दोषियों पर कार्रवाई करना है।